चलिए, तो इंदौर में जहां एक वक्त पर यह हॉट सीट मानी जाती थी, इस बार चुनावों में वो चर्चा का विषय जरूर बनी रही, क्योंकि अक्षय कांति बम जो कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया, जिसके बाद कांग्रेस ने नोटा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। और चुनाव जिस दिन था तो उस दिन देखा गया कि भाजपा के प्रत्याशी तो अलग, साथ ही कांग्रेस की ओर से नोटा को वहां पर प्रमोट करते हुए देखा गया। चलिए, मेहमानों पर वापस लौटती हूँ। मनीष जी, इंदौर पर ही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अक्षय कांति बम ने जिस तरह से एंड मोमेंट पे अपने पैर पीछे खींच लिए थे, कांग्रेस को इतना बड़ा झटका उन्होंने दे दिया था। उसके बाद देखा जाए तो एक सीट पर तो पहले ही कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो कमजोर थी, क्योंकि समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को वो सीट दे दी गई। उसके बाद दूसरी सीट से अक्षय कांति बम ने भी कांग्रेस को इतना बड़ा झटका दे दिया। क्या चुनावों में ये एक बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा सकता है? यह निश्चित रूप से देखिए, ये एक बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए था। और इसकी शुरुआत जो है मुझे लगता है सूरत से हुई थी, जहां पर प्रत्याशी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया। तो ये जो स्थिति बनी थी, वहां से निर्विरोध जो है वो चुन करके भाजपा के प्रत्याशी आ गए। तो वहां से शुरुआत हुई। इसका सेकंड एपिसोड जो है वो इंदौर में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापिस लिया। तो ये जो स्थितियां देखिए, चुनाव के दरमियान इस प्रकार की जो स्थितियां बनती है, ये स्थितियां निश्चित रूप से विपक्षी दल जो होता है उनके पास भाजपा करती है। और सत्ता पक्ष जो है अपने संसाधनों का उपयोग दुरुपयोग दोनों करता है अपने प्रत्याशी को वहां पर जिताने के लिए। तो ये जो स्थितियां निश्चित रूप से लोकतंत्र के बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी होती है जब विपक्ष मजबूत हो। मजबूत विपक्ष जो है वो स्वस्थ लोकतंत्र का वो माना जाता है। तो ये जो चीजें निश्चित रूप से ये स्वागत के बिल्कुल कतई नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीजें बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, उसमें ये सब कुछ होना, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो है उसके दौरान ये सब चीजें होना, ये निश्चित रूप से एक अच्छे संकेत भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं कहे जा सकते। मैंने पहले भी कहा इस बात को। और यदि हम बात करें बाकी जगहों पर, कई जगह इस प्रकार के प्रयास किए गए कि कांग्रेस के या विपक्षी दल के जो प्रत्याशी थे उनको जो है वो नामांकन न दाखिल करने दिया जाए या उनको वहां से हटा दिया जाए, चुनाव मैदान से हटाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हुई है और ये चीजें स्वस्थ लोकतंत्र की बहुत अच्छी नहीं है। इसको देखना होगा कि विपक्ष को भी इतना ही मौका दिया जाए। और स्वस्थ लोकतंत्र के बीच में ये होता है कि जनता चुन करके भेजे, आपने जनता को मौका ही नहीं दिया और सीधे तौर पर उनको बाईपास करके आप सामने जुट करके आ गए, तो ये कतई अच्छा संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो तभी सामने आती है जब विपक्ष बहुत मजबूती से वहां पर खड़ा हो। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां सामने है, उसमें विपक्ष में खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी साख बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती इस बार बनी हुई है। खैर, लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच आपको सीधे राजनांदगांव लिए चलते हैं, जहां से मतगणना केंद्र पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। मतगणना शुरू हो गई है, जहां पे भूपेश बघेल यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे कैंडिडेट है और पूर्व सांसद वर्तमान सांसद संतोष पांडे यहाँ पे कैंडिडेट है भाजपा के। लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं का आना जाना चालू है। आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि लगातार दोनों पार्टियों के नेताओं का आना जाना चालू है। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाहिद भाई, जो से जानना चाहेंगे। शाहिद भाई, कल भूपेश बघेल जी ने एक ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया है, क्या कहेंगे आप उसमें? निश्चित रूप से ईवीएम की जो नंबरिंग है उस नंबरिंग में डिफरेंस है, जो उन्होंने 17C में जो जारी किया है और जो उन्होंने उसमें जो दिख रहा है, निश्चित रूप से कई ऐसे ईवीएम के जो नंबरिंग है उसमें डिफरेंस है, दोनों में फ़र्क है। तो निश्चित रूप से, और केवल राजनांदगांव नहीं, बिलासपुर में भी है और अन्य जगह और कई जगहों में इस तरह के त्रुटियों को सबने सामना किया है। और निश्चित रूप से ये एक मुझे लगता है कि एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की। और इसमें हमारे प्रत्याशी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बात किया है, हम लोगों ने शिकायत किया है, तो उसमें कलेक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसमें कार्रवाई करने की बात कही है उन्होंने। और निश्चित रूप से हम सब, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता राजनांदगांव नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पूरे सजगता के साथ इस मतगणना की, आज की मतगणना को हम पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जागरूकता के साथ उसमें डटे रहेंगे। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी और राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी भारी बहुमत से जीत के विजयी होंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता शाहिद भाई, जिनका कहना है कि जो भूपेश बघेल ने जो शिकायत किया है वो सही है। कहीं ना कहीं ईवीएम में
खामी पाई गई है, नाम त्रुटि हुआ है, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से किया है। कलेक्टर ने भी इनके लिए जानकारी इन लोग को दिया है कि इनमें जांच की जाएगी। इंडिया न्यूज से मनोज सिंह, राजनांदगांव से। तो देखिए, अब रुझान जो इस वक्त सामने आ रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश में 21 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, तो छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल आगे चल रहे हैं और चर्चाओं में भी इस वक्त बने हुए हैं। तो राकेश जी, राजनांदगांव में भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने बार बार दावा किया कि पिछली बार भले ही 9 का आंकड़ा उनके खाते में गया, लेकिन इस बार जो 11 की 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, वो हम ही जीतेंगे। लेकिन राजनांदगांव में फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, राजनीति में और चुनाव के अंदर दावे प्रतिदावे करना एक अपनी बात है, होती है, और दोनों का ये अपना अधिकार भी है। अगर ये दावे और बढ़ चढ़ के अगर दावे नहीं करेंगे तो जनता में या मतदाताओं में या उनके कार्यकर्ताओं में जोश नहीं रहता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम इतना कर लेंगे, हम ये इतनी सीट जीत लेंगे। उससे मतदाताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह बरकरार रखने के लिए होता है कि किसी तरीके से, जैसा कि आपने बताया कि अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सीटों पर उनके प्रत्याशियों का आगे चल रहे हैं। वो वास्तविकता भी यही है, जैसे हम लोगों ने एग्जिट पोल के अंदर भी देखा कि सारे एग्जिट पोल यही इशारा कर रहे हैं कि ये तीसरी बार क्या कहते हैं पुनः एनडीए की गवर्नमेंट बनने वाली है। रही बात राजनांदगांव की, जैसा कि आपने कहा, राजनांदगांव के अंदर भूपेश बघेल जी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका भी अगर 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर बात की जाए तो उनके प्रति उनकी योजनाओं बड़ी लोकप्रिय योजनाएं रही हैं। और चलिए राकेश जी, रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो पहले बता देते हैं दर्शकों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, शुरुआती रुझान में 25 सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं धीरे धीरे वो अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 6 तो कांग्रेस 3 पर आगे चल रही है। तो देखिए, मतगणना जारी है, रुझान भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बीजेपी फिलहाल छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए और मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो आगे चल रही है, लेकिन रुझान क्या होते हैं आगे आने वाले वक्त में और नतीजे क्या होते हैं वो देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। मैं अपने तमाम मेहमानों को, मनीष बोरा जी और राकेश प्रजापति जी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।